हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुकेबल आईएएस। इस सेशन के अंतर्गत जो बजट अभी हाल ही में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम इसके अंतर्गत लॉन्च की गई, क्या इसके अंतर्गत टैक्सेशन का स्ट्रक्चर रखा गया, तो उसके बारे में हम इसके अंतर्गत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही बजट से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं, जैसे कि क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, और जो इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसका भी डिटेल डिस्कशन इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ये एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा बजट से संबंधित जो एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वह इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर हम बात करें बजट की, तो अभी हाल ही में जो हमारी श्रीमती जो निर्मला सीतारमण हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट 2026-27 के लिए 1 फरवरी 2026 को इसको पेश किया गया। इस बजट के अंतर्गत कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी हाउस होल्ड्स और उनकी लाइवलीहुड को, साथ ही साथ उनसे संबंधित जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको भी ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें बजट की, तो बजट का जो प्रावधान हमें हमारे संविधान के अंतर्गत देखने को मिलता है वह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलता है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यह आर्टिकल 112 के अंतर्गत किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है आपको कि हमारे संविधान के अंतर्गत बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द की जगह यह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हमारे बजट के अंतर्गत दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है इसके अंतर्गत कैपिटल बजट। अगर हम बात करें रेवेन्यू बजट की, तो इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू रिसीप्ट के रूप में हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कैपिटल बजट के अंतर्गत कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट के रूप में इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लेमन टर्म में रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में अंतर समझने की, तो जो रेवेन्यू होता है वह रिकरिंग नेचर का होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो भी खर्चे किए होने होते हैं और जो भी इसके अंतर्गत रिसीप्ट प्राप्त होनी होती है, तो ये हर साल गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, जो कि एक तरीके से हर साल रिकरिंग नेचर की ये होती है। जबकि जो कैपिटल के अंतर्गत जो भी खर्चे होते हैं और जो भी रिसीप्ट इसके अंतर्गत प्राप्त होती है, ये कभी कभी इसके अंतर्गत प्राप्त होती है या खर्चे किए जाते हैं। तो लेमन टर्म में हम रेवेन्यू और कैपिटल के अंतर को इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे बजट के अंतर्गत, तो हमें एक जो इसके अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक जो डिटेल्स होती हैं वह पार्ट ए के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं या टैक्स इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वह पार्ट बी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और जो इसके अंतर्गत जो पार्ट बी के अंतर्गत टैक्सेशन का जो प्रपोजल होता है, ये मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बात करें मनी बिल की, तो इसको जो हमारा आर्टिकल 110 है संविधान का, उसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। और ये मनी बिल भी एक फाइनेंशियल बिल के रूप में होता है। तो ये जो मनी बिल के माध्यम से ही कोई सी भी टैक्स का जो प्रपोजल है वह इस मनी बिल के माध्यम से ही लाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे इंडिया का जो फर्स्ट बजट था, जो कि आजादी के बाद फर्स्ट टाइम इसको प्रेजेंट किया गया था 1947 में, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुगम चेट्टी, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें बजट सेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में अगर हम डिटेल में समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो यूनियन बजट है वह इसके अंतर्गत प्रेजेंट किया जाता है। जो स्थिति हमें 1 फरवरी को जो देखने को मिली, जिस दिन जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रक्रिया वहां से स्टार्ट
होती है। जब बजट इसके अंतर्गत प्रेजेंट कर दिया जाता है तो इसके अंतर्गत जो भी डिमांड्स रखी जाती हैं, जो भी ग्रांट्स रखे जाते हैं, उस पर एक जनरल डिस्कशन किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें जो जनरल डिस्कशन के बाद हाउस, जो भी लोकसभा और जो राज्यसभा है, उसको एडजर्न कर दिया जाता है कुछ हफ्तों के लिए। और इसके अंतर्गत जो भी इसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज जो बनाई गई थी, तो उनके पास जो डिमांड्स हैं हर एक मिनिस्ट्रीज की, इन स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेज दी जाती है। अगर हम बात करें इसमें डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में, तो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी का जो प्रावधान किया गया था वह इसके अंतर्गत 1993 के अंतर्गत किया गया था। यानी कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 के अंतर्गत। उस समय इसके अंतर्गत 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई थी। बाद में इसके अंतर्गत जो 2004 में इन कमेटी की संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत अब जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनकी संख्या 24 हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 16 इसके अंतर्गत जो कमेटी है, और बाकी की जो 8 कमेटी है, इसमें जो 16 कमेटी है वह लोकसभा से संबंधित है, बाकी की जो 8 कमेटी है वह राज्यसभा से संबंधित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो मेंबर्स की, तो इसमें जो भी एक जो कमेटी होती है उसके अंतर्गत मेंबर की संख्या की अगर हम बात कर लें, तो उसमें 31 मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं। और इन 31 मेंबर्स में से भी जो 21 मेंबर्स होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं वह इसके अंतर्गत राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इसका प्रावधान 1993 में इसके अंतर्गत किया गया था। क्योंकि होता क्या था कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन पर तो जनरल डिस्कशन इसके अंतर्गत हो जाता था, डिटेल डिस्कशन भी इसके अंतर्गत सदन में हो जाता था, लेकिन जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो डिमांड्स इसके अंतर्गत रखी जाती थी, उनसे सबके ग्रांट से संबंधित जो डिमांड रखी जाती थी, उस पर डिटेल डिस्कशन इसके अंतर्गत नहीं हो पाता था। तो उसी डिटेल डिस्कशन के लिए ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें आगे की प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी पर जब इसके अंतर्गत प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, उनके द्वारा इसको स्क्रूटनाइज कर दिया जाता है, तो इसको फिर से पार्लियामेंट के अंतर्गत लाया जाता है और उस पर जो डिटेल डिस्कशन किया जाता है कुछ सर्टेन मिनिस्ट्रीज के ऊपर, उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनसे संबंधित जो ग्रांट्स होते हैं, उन पर इसके अंतर्गत डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हो गई, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, रूरल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, तो इन पर डिटेल डिस्कशन इसके अंतर्गत करवाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग मिनिस्ट्रीज इसके अंतर्गत छूट जाती हैं, तो उसको इसके अंतर्गत उस पर वोटिंग करा ली जाती है और उनको एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि उन पर डिस्कशन हो चुका है और उन पर वोटिंग इसके अंतर्गत संपन्न करा ली जाती है। इसके बाद ही अगर हम बात करें, तो जब भी ये ग्रांट्स पर जो वोटिंग होती है, तो ये एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल को इसके अंतर्गत पास किया जाता है। अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन और फाइनेंशियल बिल के बारे में, तो एक हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। इसका जो प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ये 266 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किया गया है। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि कोई भी टैक्स से जो मनी कलेक्ट की जाती है वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही जमा की जाती है। साथ ही साथ कोई भी जो एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वह भी सीएफआई के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर हम इससे कोई भी जो पार्लियामेंट को जो परमिशन इसके अंतर्गत चाहिए होती है कि अगर इसमें जो भी टैक्स इसके अंतर्गत कलेक्ट किए जाते हैं, तो वह एक फाइनेंशियल बिल के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसके साथ ही इससे जो भी पैसा निकालना होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से,
तो ये एक एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से ही निकाला जाएगा। तो जो बजट होता है उसके अंतर्गत कुछ टैक्स का प्रपोजल भी होता है और उससे मनी को निकाला भी जाता है। तो इसके अंतर्गत हमें एक फाइनेंस बिल और एक एप्रोप्रिएशन बिल भी इसके अंतर्गत पास किया जाता है। और इसके अंतर्गत एक एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है जिसका प्रावधान आर्टिकल 112 के अंतर्गत है, तो वह भी इसके अंतर्गत पास किया जाता है। तो ये जो तीनों बिल हैं जब इसके अंतर्गत पास करा लिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तब मान लिया जाता है कि ये जो बजट है ये पास करा लिया गया है। तो इस तरीके से जो बजट के पेश होने से लेकर बजट के पास होने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत चलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बजट में हमें कुछ इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं कौन कौन से डिटेल जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है वह इसके अंतर्गत हमें देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो इसमें एक रेवेन्यू बजट होता है और दूसरा इसके अंतर्गत कैपिटल बजट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें तो इसमें रेवेन्यू रिसीव देखने को मिलती है और दूसरी हमें इसके अंतर्गत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। उसी तरीके से कैपिटल बजट के अंतर्गत भी कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है। इसमें दो टर्म होती है, एक होती है एसेट और दूसरी टर्म इसके अंतर्गत होती है लायबिलिटी। अगर हम बात करें एसेट और लायबिलिटी की, तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट के रूप में रेवेन्यू रिसीप्ट प्राप्त होती है। टैक्स रिसीप्ट की अगर हम बात करें, जो भी डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक तरीके से रिकरिंग नेचर के होते हैं और जो गवर्नमेंट को इसके अंतर्गत टैक्स प्राप्त होता है, तो वह एक रेवेन्यू रिसीप्ट के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ नॉन टैक्स रिसीप्ट भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के जो कई सारे पीएसयूज हैं उनसे तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वह नॉन टैक्स रिसीप्ट के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लोन्स दिए गए हैं किसी स्टेट को या किसी लोगों को, इसके अंतर्गत जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उससे जो उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है वह इसके अंतर्गत नॉन टैक्स रिसीप्ट के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है, वह एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में काउंट की जाती है। इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट है वह कई लोन भी लेती है और उस लोन पर उनको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होता है, तो वह भी एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट की जाती है। अगर हम बात करें इसमें जो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे हमारा जो एसेट्स हैं गवर्नमेंट के वह इसके अंतर्गत क्रिएट होते हैं। जबकि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये बेकार माना जाता है क्योंकि इससे जो हमारे एसेट्स हैं गवर्नमेंट के वह इसके अंतर्गत डाउन होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वह गवर्नमेंट के लिहाज से अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें कैपिटल बजट की, तो जो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हमें देखने को मिलता है और जो कैपिटल रिसीप्ट है ये डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो भी इसमें हमारी जैसे कि पीएसयू कोई हम मान लेते हैं ओएनजीसी, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है 81% है और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के मेजर स्टेक होल्डर तो वह बनी रहती है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ जो स्टेक्स हैं वह इसके अंतर्गत बेच देती है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 10% गवर्नमेंट के पास जो स्टेक्स हैं उन्होंने बेच दिए, तो अभी भी 71% होल्डिंग गवर्नमेंट की इसके पास रहेगी, लेकिन 10% उसने इसके अंतर्गत डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इससे उनको कुछ मनी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके की जो रिसिप्ट होती है वह कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत
आती है। इसके साथ ही इसमें जो बोरोइंग्स होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी इसके अंतर्गत लोन लिए जाते हैं, जो भी उधार लिया जाता है, तो वह भी इसके कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ पहले लोन दिया रखा हो और वो उस लोन की प्राप्ति अगर गवर्नमेंट को हो जाती है तो वह भी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है या कोई भी एसेट क्रिएशन पे किया जाता है और जो स्टेट को लोन दिया जाता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से अच्छा माना जाता है, जिससे कि हमारे जो भविष्य में एसेट क्रिएशन होते हैं और इसके अंतर्गत जो जॉब क्रिएशन जो लगातार होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह बेहतर माना जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीव, तो ये इसके अंतर्गत बेहतर माना जाता है एक गवर्नमेंट के लिहाज से। इसके साथ ही अदर टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की, तो बजट डेफिसिट के अंतर्गत जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है और जो भी टोटल रिसीप्ट इसके अंतर्गत प्राप्त हो रहा है वह बजट डेफिसिट के रूप में आता है। यानी कि इसमें जो भी टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंतर्गत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएंगे और जो टोटल रिसीप्ट है उसके अंतर्गत रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है वह बजट डेफिसिट के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो इसमें जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसके अंतर्गत हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट को। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट में से जो भी नॉन डेप्ट जो इम्पोजिंग है, यानी कि इसमें जो डेप्ट इस पे इम्पोज नहीं कर रही है गवर्नमेंट पर, तो वह इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं की जाती। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी लोन लिए जाते हैं वह इसके अंतर्गत काउंट नहीं किए जाते। तो ये एक फिस्कल डेफिसिट के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट है, उनके बीच में जो डिफरेंस है फिर रेवेन्यू बजट डेफिसिट के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही जो प्राइमरी जो डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट के में आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये पार्ट होता है फिस्कल डेफिसिट का, जिसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट पेमेंट किए जाते हैं पास्ट के लोन पर, वह इसके अंतर्गत माइनस कर दिए जाते हैं। यानी कि जो प्राइमरी डेफिसिट है, जब उसमें फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट उसमें माइनस कर दिया जाता है, तो वह प्राइमरी डेफिसिट के रूप में सामने आता है। इसके साथ ही जो इफेक्टिव जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जिसके अंतर्गत जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है और जो ग्रांट्स दिए गए हैं कैपिटल एसेट्स के लिए स्टेट को, तो वह इसके अंतर्गत माइनस कर दिए जाते हैं। जैसे कि स्टेट को जो भी इसके अंतर्गत जो भी लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वह एक तरीके से रेवेन्यू के रूप में आते हैं। लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वह भी कई तरीके के उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने स्टेट के लेवल पर करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इफेक्टिव जो रेवेन्यू डेफिसिट निकाला जाता है, उसमें से जो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को इसके अंतर्गत माइनस कर दिया जाता है। तो ये जो सारी इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है, ये बजट से संबंधित इसके अंतर्गत हमने देखी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स बजट के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हम बात करें इन डॉक्यूमेंट की, तो एक तो हमने देख लिया था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत है। दूसरा होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट, जो कि आर्टिकल 113 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक फाइनेंस बिल होता है, जो कि मनी बिल के रूप में जो भी टैक्स प्रपोजल होता है आर्टिकल 110 के अंतर्गत, तो वह भी इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही एक हमारा FRBM एक्ट बनाया गया था 2003 का, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि मैंडेटरी होता है FRBM एक्ट के अंतर्गत, तो उसको भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक जो भी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वह भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ सिक्स्थ जो डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, तो वह भी बजट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारा जो अभी का बजट है उसके अंतर्गत किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया उसके बारे में, तो इसमें 3 कर्तव्य के रूप में इसके अंतर्गत बजट प्रस्तुत किया गया है। जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब बजट प्रिपेयर किया गया कर्तव्य भवन के अंतर्गत, और इसको ये एक तरीके से कर्तव्य भवन में जो प्रिपेयर किया गया उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, और इसके अंतर्गत 3 कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कर्तव्य की, और इसके अंतर्गत हुआ क्या है कि इसने फोकस किया है जो भी पुअर हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज हैं और जो भी डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं उनको इसके अंतर्गत फोकस किया गया है। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कर्तव्य की, तो इसका जो भी मोटो रखा गया है कि एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करना है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसके साथ ही जो सेकंड कर्तव्य इसके अंतर्गत रखा गया है कि हमारी जो एस्पिरेशन है हमारे लोगों की उसको फुलफिल करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। थर्ड कर्तव्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास को साथ में लेकर चलना है इन थर्ड कर्तव्य के अंतर्गत। अगर हम बात करें फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत तो इनहेंस करना है प्रोडक्टिविटी, और जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है इसके अंतर्गत इनहेंस करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी रेजिलियंस है और जो भी वॉलेटाइल जो ग्लोबल डायनेमिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी है उसको रेजिलियंट बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो सेकंड कर्तव्य के अंतर्गत जो भी पीपल्स की कैपेसिटी है उसको बिल्ड किया जाएगा और उनको स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाया जाएगा। इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी की जो एक ट्रेंड है या प्रॉस्पेरिटी का जो वे है उसके अंतर्गत उनको पार्टिसिपेट बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो थर्ड इसके अंतर्गत जो बात की गई है इसमें कर्तव्य की, जिसमें हर फैमिली और जो कम्युनिटी है और जो रीजन है उसको जो रिसोर्सेस हैं उसका एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी अमेनिटीज हैं उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन उनका इंश्योर इसके अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि सबका साथ सबका विकास के रूप में। इसके साथ ही अगर हम बात करें हर कर्तव्य को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात कर लें इसके अंतर्गत जो फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत जो बात की गई है इसमें बजट एस्टिमेट के बारे में हम देख लेते हैं कि जो हमारा बजट एस्टिमेट है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें नॉन डेब्ट जो रिसीप्ट है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसके अंतर्गत विद 36.5 लाख करोड़ जो कि नॉन डेब्ट रिसीप्ट के रूप में है, और 53.5 लाख करोड़ जो कि आपका एक टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में इसके अंतर्गत बताया गया है। साथ ही साथ जो सेंटर का जो नेट टैक्स रिसीप्ट है वह 28.7 लाख करोड़ इसके अंतर्गत एस्टिमेट किया गया है। इसके साथ ही जो ग्रॉस मार्केट जो बोरोइंग्स हैं उसका एस्टिमेशन है कि 17.2 लाख करोड़ रहेगा, और जो नेट मार्केट जो बोरोइंग्स है फ्रॉम द डेटेड सिक्योरिटी इसका अंतर्गत अगर हम बात करें इसमें जो एस्टिमेट लगाया गया है वह 11.7 लाख करोड़ लगाया गया है। इसके अंतर्गत जो बजट एस्टिमेट होता है उसके अंतर्गत एक रिवाइज्ड एस्टिमेट भी लगाया जाता है। उस रिवाइज्ड एस्टिमेट के अंतर्गत ये नॉन डेब्ट रिसीव्ड जो कि 34 लाख करोड़ बताई गई है, जो कि सेंटर का जो नेट टैक्स जो रिसीट है वह 26.7 लाख करोड़ इस रिवाइज्ड एस्टिमेट के अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ ही जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये 49.6 लाख करोड़ बताया गया है, और इसके अंतर्गत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह रहेगा 11 लाख करोड़। इसके साथ ही फिजिकल डेफिसिट की अगर हम स्थिति की बात करें तो इसमें जो बजट एस्टिमेट में 2026-27 के अंतर्गत ये एस्टिमेट है कि ये 4.3% होगा हमारी जीडीपी का। इसके साथ ही जो 2000 जो रिवाइज किया गया है 2025-26 का, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है इसमें एस्टिमेट है कि ये जो बजट डेफिसिट है 2025-26 का ये 4.4% रहेगा जीडीपी का। इसके साथ ही जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इसके अंतर्गत एस्टिमेट लगाया गया है कि ये 55.6% होगा जीडीपी का इन बजट एस्टिमेट 2026-27 के अंतर्गत। अगर हम बात करें जो रिवाइज एस्टिमेट लगाया गया था उससे कंपेयर करें तो ये 56.1 लाख करोड़ परसेंट इसके अंतर्गत बताया गया था जीडीपी का। तो ये एक तरीके से डेटा बजट एस्टिमेट इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं।
इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें एक चार्ट दिया गया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें 2024-25 का एक्चुअल दिया जाता है, 2025-26 का बजट एस्टिमेट इसके अंतर्गत लगाया जाता है। इसके साथ ही एक रिवाइज एस्टिमेट भी इसके अंतर्गत आता है 2025-26 का, जबकि जो अभी बजट पेश किया गया है 2026-27 का, उसका बजट एस्टिमेट भी इसके अंतर्गत लगाया जाता है। तो उसी तरीके के इसके अंतर्गत डेटा प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो ये नंबर आपको ध्यान नहीं रखना, बल्कि जो 4.3 और जो 4.4 की जो बात की गई है, वह फिस्कल डेफिसिट इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कर्तव्य की, जो कि इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, तो जो फर्स्ट कर्तव्य इसके अंतर्गत जो प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 इंटरवेंशंस इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, तो जो भी हमारी इसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग है इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर के अंतर्गत, तो उस इंटरवेंशन की इसके अंतर्गत बात की गई है। अगर हम बात करें इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बायोफार्मा शक्ति के रूप में, इसमें जो शक्ति का जो फुल फॉर्म है, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ये शक्ति का फुल फॉर्म इसके अंतर्गत बताया गया है, जो कि अनाउंस करा है आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बनाने के लिए 10,000 करोड़ इसमें नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अलाउड किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें जो बायोफार्मा जो फोकस नेटवर्क है, उसको क्रिएट किया जाएगा 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन के लिए, और रिसर्च के लिए इसमें अपग्रेड किए जाएंगे 7 एग्जिस्टिंग वंस को, यानी कि 3 इसके अंतर्गत नए फार्मास्यूटिकल्स जो रिसर्च सेंटर्स हैं वह बनाए जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग जो 7 हैं उनको भी इसके अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही जो नेटवर्क है, लगभग 1000 एक्रेडिटेड इंडिया क्लिनिकल जो ट्रायल साइट्स हैं, उसको इनके अंतर्गत क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत जो बात की गई है, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0, उसको लॉन्च किया गया है कि जो प्रोड्यूस करेगा इक्विपमेंट और जो भी मटेरियल्स हैं और जो भी डिजाइन्स हैं, और उसका एक तरीके से फुल इंडियन जो इंडिया के अंतर्गत जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही साथ जो हमारी सप्लाई चेन है, जिसके अंतर्गत फोकस किया जाएगा इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स को, जो कि इसके अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो स्किल जो वर्कर हैं इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से स्किल इससे संबंधित ले सके। इसके साथ ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है, इसके अंतर्गत इंक्रीज कर दिया गया है उनको, जो कि 40,000 करोड़ इसके अंतर्गत कर दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें जो फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत ही कुछ इंटरवेंशंस और हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत जो भी डेडिकेटेड जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है, जो कि एस्टेब्लिश किया जाएगा इसके अंतर्गत, जिससे कि इसमें जो मिनरल्स रिच जो स्टेट हैं, जैसे कि उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु हैं, उनके अंतर्गत प्रमोट की जाएगी माइनिंग को, और उससे संबंधित जो रिसर्च है और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंतर्गत प्रमोट करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें अनदर इंटरवेंशंस के बारे में, तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत लॉन्च करेगी स्कीम टू द सपोर्ट स्टेट, जो कि एस्टैब्लिश किए जाएंगे 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क थ्रू द चैलेंज रूट के माध्यम से। इसमें एक क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत केमिकल पार्क भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, जो भी हमारी कैपिटल गुड्स जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का भी इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा, जैसे कि हाईटेक जो टोटल रूम्स हैं वह एस्टेब्लिश किए जाएंगे हमारी जो भी पीएससीज हैं उनके अंतर्गत, और जो 2 लोकेशंस हैं डिजिटली जो भी इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विसेज होंगी, उससे संबंधित जो ब्यूरोस होंगे लोकली, इसको इसके अंतर्गत डिजाइन किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो हाई
प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं उनको स्केल अप करने के लिए और उनको लोअर कॉस्ट पर प्रोवाइड कराने के लिए इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो स्कीम है जिसके अंतर्गत एनहांसमेंट किया जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के लिए जो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, और जो भी हाई वैल्यू और जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए लगती है उनको इसके अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक स्कीम है फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस किया गया है इसके अंतर्गत, जो कि एक क्रिएट करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, और इसमें जो बजटरी जो एलोकेशन किया गया है वह किया गया है 10,000 करोड़ का ओवर अ 5 ईयर पीरियड के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत हमें और भी इसके अंतर्गत कुछ इंटरवेंशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर के अंतर्गत अनाउंस किया गया है। एक नेशनल फाइबर स्कीम है फॉर सेल्फ रिलायंस इन द नेचुरल फाइबर, जैसे कि सिल्क के अंतर्गत बुल और जो भी इसके अंतर्गत जूट है और जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, और इसके अंतर्गत जो भी नए एज के जो फाइबर्स आ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत एक नेशनल फाइबर स्कीम बनाई गई है। इसके साथ ही टेक्सटाइल एक्सपेंशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इसमें मॉडर्नाइज करेगा। ये जो भी हमारे ट्रेडिशनल जो क्लस्टर्स हैं उनको कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द मशीनरी के लिए, उससे संबंधित टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, और जो भी कॉमन टेस्टिंग की जानी है और सर्टिफिकेशन जो सेंटर्स दिए जाने हैं वह इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जो भी मेगा टेक्सटाइल जो पार्क हैं सेटअप किए जाएंगे चैलेंज मोड के माध्यम से, और इसमें फोकस किया जाएगा कि जो भी वैल्यू एडिशन कर सके हमारे जो टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उसके अंतर्गत। इसके साथ ही महात्मा गांधी जो ग्राम स्वराज जो इनिशिएटिव है अनाउंस किया गया है, जो कि स्ट्रेंथन करेगा उनकी खादी को, और जो भी हैंडलूम है और इससे संबंधित जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं इसके अंतर्गत उनको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के रूप में। इसके साथ ही ये जो इनिशिएटिव है ग्लोबल मार्केट लिंकेज में इनकी मदद करेगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो ब्रांडिंग जो खादी की कर दी जाएगी या जो हैंडलूम है उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग होगी तो उससे ये ग्लोबल मार्केट में अपनी धमक बना पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये स्ट्रीमलाइन करेगा सपोर्ट ट्रेनिंग को, उससे संबंधित क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ जो प्रोसेस और जो प्रोडक्शन है वह इसके अंतर्गत एनहेंस किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत ही, तो फर्स्ट कर्तव्य में हमें जो रिजनरेट करना है लीगेसी इंडस्ट्री सेक्टर को, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको रिजर्वनेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो स्कीम है टू रिवाइव 200 लीगेसी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं और जो कि इंप्रूव करेंगे इनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को और उनकी जो इफिशिएंसी है थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के माध्यम से। इसके साथ ही इसमें क्रिएट किया जाएगा एक चैंपियन स्मॉल जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, तो इन इंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जाएगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस को भी इसके अंतर्गत सपोर्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत डेडिकेटेड 10,000 करोड़ जो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, एक ग्रोथ फंड इसमें 10,000 करोड़ का बनाया गया है और इसको इंट्रोड्यूस करेगा ये जो फ्यूचर चैंपियंस हैं और इंसेंटिवाइज करेगा एंटरप्राइजेस को बेस्ड ऑन द सिलेक्ट क्राइटेरिया के माध्यम से। इसके साथ ही जो सेल्फ रिलायंट जो इंडियन फंड है इसको भी एलोकेट किया गया है और एडिशनल इसमें 2,000 करोड़ जो कि कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगी और उनका जो एक्सेस है जो भी रिस्क कैपिटल के रूप में उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है फैसिलिटेट करेगी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि ICAI है जो कि CA से संबंधित इंस्टीट्यूट है, ICSI है, ICMAI है, उनको डिजाइन किया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए और जो मॉड्यूलर जो इनके संबंधित जो कोर्सेज हैं वह इसके अंतर्गत डिजाइन किए जाएंगे और उनको प्रैक्टिकल टूल्स इसके अंतर्गत डेवलप किया जाएगा कैडर ऑफ कॉर्पोरेट मित्रास के रूप में, जो कि स्पेशली टियर 2 एंड टियर
टीयर 3 टाउन्स के अंतर्गत इनको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जो हमारे वर्कर हैं उनको और ज्यादा स्किल्ड किया जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत ही, तो इसमें फोर्थ इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है। फोर्थ इंटरवेंशन की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है जिसके अंतर्गत पावरफुल पुश देना होगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो हमारा जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह इंक्रीज किया गया है और इसको आपको ध्यान रखना है, ये 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है जो कि स्ट्रेंथन करेगा कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स को, और इससे संबंधित जो भी रिस्क लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये एक रिस्क गारंटी फंड उसके लिए बनाया गया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट है वह एक्सेलरेट करेगी जो भी रिसाइकलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट जो रियल एस्टेट और जो एसेट्स हैं सीपीएससीज के, तो उनको इसके अंतर्गत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत रियल एस्टेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाई जाएगी, तो इसके माध्यम से ये जो एसेट्स हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस के, उसको एक तरीके से रिवाइव करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें प्रमोट किया जाएगा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो के, और मेजर इसके अंतर्गत कई सारे जो मेजर्स हैं वह प्रपोज्ड इसके अंतर्गत किए गए हैं। जो कार्गो का मूवमेंट है वह एक बेहतर तरीके से हो सके, तो उसके लिए भी इसमें प्रयास किया गया है। इसके साथ ही एक नया डेडिकेटेड जो फ्रीट कॉरिडोर है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, कनेक्टिंग जो डांकुनी है इन द ईस्ट और जो सूरत है इन द वेस्ट, तो उनको कनेक्ट करता हुआ एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके साथ ही 20 न्यू जो नेशनल वाटरवेज हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो स्टार्टिंग विद द नेशनल वाटरवेज है 5 इन उड़ीसा के अंतर्गत, जो कि कनेक्ट करेगा जो भी मिनरल रिच जो एरियाज हैं जैसे कि तालचेर और जो अंगुल हैं, उससे के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उसको इसके अंतर्गत कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा एज अ रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड जो मैन पावर है उसके एक्सीलेंस के रूप में उनको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो शिप रिपेयर जो इकोसिस्टम है जो कि इनलैंड वाटरवेज जो कि इस वाराणसी और पटना के अंतर्गत एस्टेब्लिश करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोस्टल जो कार्गो प्रमोशंस हैं और इससे संबंधित जो स्कीम्स है इसके अंतर्गत लॉन्च की गई है, और इसके अंतर्गत इंसेंटिवाइज किया गया है मॉडल जो शिफ्ट फ्रॉम द रेल एंड रोड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ जो हमारे इनलैंड वाटर बेस हैं, उससे कार्गो की शिपमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाती है और वह एक कॉस्ट फ्रेंडली भी होती है। तो इनको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। कोस्टल शिपिंग फ्रॉम द 6% जो अभी है उसको 12% लाया जाएगा 2047 तक। इसके साथ ही इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रोवाइड टू इंडिजाइन जो भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो सी प्लेन की जो मैन्युफैक्चरिंग करना है उसको इंडियनाइज करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ लास्ट माइल और जो रिमोट कनेक्टिविटी है और जो टूरिज्म है इसके अंतर्गत प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इसमें सी प्लेन जो वायबिलिटी गैप फंड जो स्कीम है वह भी इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस की गई है जो कि प्रोवाइड कराएगी सपोर्ट फॉर द ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट कर्तव्य की जो हमने बात की उसमें फिफ्थ जो इंटरवेंशन देखने को मिलता है वह फिफ्थ इंटरवेंशन यह है कि इसमें इंश्योर किया जाएगा लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को और उससे संबंधित स्टेबिलिटी को। अगर हम बात करें तो इसमें आउटलेट 20,000 करोड़ का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसके अंतर्गत असाइन किया गया है जो कि अनाउंस करेगा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को और इससे संबंधित टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो CCUS जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको इसके अंतर्गत प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सिक्स्थ इंटरवेंशंस के रूप में जो डेवलप की जाएगी एक सिटी इकोनॉमिक रीजन को जिसके अंतर्गत एलोकेशन किया गया है
5,000 करोड़ का ओवर 5 ईयर के लिए। इसके अंतर्गत पर सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा, इसमें अनाउंस किया गया है और इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा उनके जो प्लान्स हैं थ्रू द चैलेंज मोड के माध्यम से। और इसके अंतर्गत एक रिफॉर्म कम रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत डेवलप कर रही है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बिटवीन द सिटीज एज अ ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में, जो कि प्रमोट करेगी एनवायरमेंटली और इसके अंतर्गत सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम को, जिसके अंतर्गत जो बनाए जा रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उनका नाम है मुंबई पुणे के लिए बनाया जा रहा है, पुणे हैदराबाद के लिए बनाया जा रहा है, इसके साथ ही हैदराबाद बंगलुरु के लिए और हैदराबाद चेन्नई के लिए और चेन्नई बंगलुरु और दिल्ली वाराणसी और वाराणसी और सिलीगुड़ी को इसके अंतर्गत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इन सिटीज में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो हमें फर्स्ट कर्तव्य के अंतर्गत ही कुछ इंटरवेंशंस और देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट है सेटअप कर रही है एक हाई लेवल कमेटी ऑन द बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए, जो कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगी जो भी इस बैंकिंग सेक्टर का और इसको अलाइन करने का प्रयास करेगी इंडिया का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है उसके साथ इसको अलाइन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो भी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो भी इंक्लूजन है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत होना चाहिए उसको इसके अंतर्गत इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा इस कमेटी के माध्यम से। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है भी रीस्ट्रक्चर कर रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को, जिसके माध्यम से वह अचीव कर पाएगी जो स्केल है और जो एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर्स की, उसको इसके अंतर्गत अचीव करने का प्रयास किया जाएगा एनबीएफसीज के माध्यम से। इसके साथ ही जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, जो कि एक नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स जो हैं इसके अंतर्गत उसको प्रपोज किया गया है, जो कि क्रिएट करेंगे मोर कंटेम्पररी और यूजर फ्रेंडली जो फ्रेमवर्क फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि एक फॉरेन एक्सचेंज और मैनेजमेंट नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स बनाए गए हैं तो उसको इसके अंतर्गत प्रपोज किया गया है, जो कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इसका किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें म्युनिसिपल बॉन्ड्स की तो इसमें जो इंसेंटिव है 100 करोड़ का फॉर द सिंगल बॉन्ड इश्यूएंस फॉर मोर देन लगभग 1000 करोड़ इसके अंतर्गत अनाउंस किए गए हैं, जो कि इनकरेज करेगा इश्यूएंस ऑफ द म्युनिसिपल बॉन्ड्स को, जो कि हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके द्वारा इनको इशू किया जाता है, जो कि एक तरीके से हायर जो इनकी वैल्यू हो सकती है म्युनिसिपल बॉन्ड्स की, जैसे कि मुंबई जैसी बड़ी सिटीज हैं तो वहां मुनी जो बॉन्ड है उनकी रेट इसमें जो वैल्यू है वह भी इसके अंतर्गत लार्ज सिटीज के लिए ज्यादा हो सकती है। इसके बाद ही हम बात करें तो ये हमने बात कर ली इसके अंतर्गत कर्तव्य की, जो कि फर्स्ट कर्तव्य के रूप में इसके अंतर्गत बताया गया है। अगर हम बात करें इसमें सेकंड कर्तव्य की तो सेकंड कर्तव्य इसमें दिया गया है कि ये फुलफिल किए जाएंगे एस्पिरेशन और जो कैपेसिटी ऑफ द पीपल है उसको इसके अंतर्गत बिल्ड करने का प्रयास किया जाएगा। तो वह कैसे किया जाएगा कि गवर्नमेंट इसके अंतर्गत सेटअप कर रही है हाई पावर जो एजुकेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट और जो एंटरप्राइज हैं इसके अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, और इससे संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटीज के माध्यम से ये रिकमेंड किया गया है कि फोकस किया जाए सर्विस सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर ऑफ विकसित भारत के रूप में, यानी कि जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं वही एक कोर सेक्टर हो सकते हैं जिससे हम विकसित भारत के रूप में डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्रिएशन किया जाएगा प्रोफेशनल फॉर द विकसित भारत के लिए, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर द अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो कि अपग्रेड किया जाएगा उनको न्यू एएचपी इंस्टीट्यूशंस के रूप में, उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर के रूप में। इसके साथ ही जो 1 लाख जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एडिट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर के
अंतर्गत। इसके साथ ही जो 5 रीजनल जो मेडिकल जो हब्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि प्रमोट करेंगे इंडिया को एज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज के रूप में। इसके साथ ही आयुष का भी इसके अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे। इसमें 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर द आयुर्वेदा टू बी एस्टेब्लिश इसके अंतर्गत किया जाएगा, जो कि आयुष जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो गवर्नमेंट इसमें स्केल अप करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ वेटरनरी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मोर देन 20,000 इसके अंतर्गत अपग्रेड करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही लोन लिंक्ड किया जाएगा, कैपिटल सब्सिडी इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी, उससे सपोर्ट स्कीम इसके अंतर्गत शुरू की गई है, जो कि लॉन्च करेगी एस्टेब्लिशमेंट फॉर द वेटरनरी और जो पैरा वेट इसके अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरीज हैं, ब्रीडिंग जो फैसिलिटीज हैं द प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, तो उनको भी लोन लिंक्ड सब्सिडी इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड कर्तव्य के बाद, जो कि इसके अंतर्गत सेकंड कर्तव्य के अंतर्गत ही ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि इसके अंतर्गत मुंबई के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जा रहा है सपोर्ट इन सेटिंग अप विजुअल इफेक्ट्स और जो गेमिंग और जो कॉमिक्स हैं कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही हैं, और 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस भी इससे रिलेटेड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 5 यूनिवर्सिटी जो टाउनशिप हैं क्रिएट की जाएंगी इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक जो कॉरिडोर्स हैं थ्रू द चैलेंज रूट के माध्यम से। इसके साथ ही थ्रू द वायबिलिटी गैप फंडिंग और जो कैपिटल सपोर्ट के माध्यम से एक गर्ल्स हॉस्टल एस्टेब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। इसके साथ ही टूरिज्म की अगर हम बात करें तो जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट है और जो कैटरिंग टेक्नोलॉजी है उसको इसके अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रूप में। इसके साथ ही जो पायलट स्कीम है जो कि अप स्किल करेगी 10,000 जो गाइड्स हैं, जो कि हर एक इसके अंतर्गत हमें गाइड्स देखने को मिलते हैं, तो 20 टूरिस्ट साइट्स के अंतर्गत जो कि अनाउंस किया गया है थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड और हाई क्वालिटी जो 12 वीक जो ट्रेनिंग कोर्स है हाइब्रिड मोड में इनको प्रोवाइड कराई जाएगी इन द कोलैबोरेशन विद द IIM के माध्यम से। इसके साथ ही एक नेशनल जो डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा टू डिजिटली डॉक्यूमेंट जो कि ऑल प्लेसेस जो भी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी हेरिटेज के रूप में सिग्निफिकेंस है, तो उसको इसके अंतर्गत बताया जाएगा और उससे संबंधित एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। और हर एक ग्रिड को इसके अंतर्गत जैसे कल्चरल, स्पिरिचुअल और जो इसके अंतर्गत हेरिटेज हैं उनको अलग अलग ग्रेड में इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये बात कर ली हमने सेकंड कर्तव्य की, जिसके अंतर्गत ये भी बात की गई है कि जो हेरिटेज है और जो हमारा कल्चरल जो टूरिज्म है उसको भी इसके अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। जो हमारी 15 जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसके अंतर्गत लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और इसके अंतर्गत जो भी अडी चनलूर, सारनाथ और हस्तिनापुर और जो लेह प्लेस है, तो इसको एक तरीके से डेवलप किया जाएगा इन द वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में। इसके साथ ही स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा स्पोर्ट्स सेक्टर को, जो कि खेलो इंडिया मिशन काफी समय से चल रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा स्पोर्ट्स सेक्टर को ओवर द नेक्स्ट डिकेड के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये हमने बात कर ली सेकंड कर्तव्य की। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड कर्तव्य जो कि अलाइन किया जाएगा विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, और इससे संबंधित जो भी रिक्वायर है उसको टारगेट किया जाएगा, उससे संबंधित एफर्ट्स लगाए जाएंगे और इन एफर्ट्स के अंतर्गत जो भी हेरिटेज है और जो कल्चरल टूरिज्म है वह इसके अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो थर्ड कर्तव्य की जो बात की गई है जिसके अंतर्गत इंक्रीज की जाएगी इसके अंतर्गत फार्मर इनकम्स। अगर हम बात करें इसमें फार्मर इनकम्स के बारे में तो इसके अंतर्गत जो अभी नए इनिशिएटिव्स हैं फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर
और अमृत सरोवर के रूप में इसके अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत फार्मर की इनकम किस तरीके से बढ़ सकती है उसका इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा, उसी से ही सबका साथ सबका विकास इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो सकता है। इसके साथ ही हाई वैल्यू जो एग्रीकल्चर है, तो गवर्नमेंट है सपोर्ट करेगी हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत कोकोनट हो गई, सैंडलवुड हो गई, कोकोआ, कैश्यूज और इन द कोस्टल एरिया के अंतर्गत, तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम इसके अंतर्गत लॉन्च की गई है, जो कि इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन और एनहेंस करेगी कोकोनट की प्रोडक्टिविटी को। इसके साथ ही भारत विस्तार, विस्तार का यहां मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो ये स्कीम भी इसके अंतर्गत लॉन्च की गई है और गवर्नमेंट के द्वारा भारत विस्तार को लॉन्च किया गया, जो कि मल्टीलिंगुअल एआई टूल इसके अंतर्गत बनाया जाएगा और ये एक तरीके से इंटीग्रेट करेगा जो भी एग्री स्टेक जो पोर्टल्स हैं आईसीएआर के, उस पैकेज के अंतर्गत इस एआई टूल को इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जो भी एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं विद द एआई सिस्टम, इसके अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एम्पावरिंग की जो हमने बात कर ली, फार्मर की जो इनकम्स हैं इसके माध्यम से इंक्रीज करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत हमें ध्यान देना होगा जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके ऊपर, तो उनको भी इसके अंतर्गत एम्पावर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं कौशल जो योजना है, तो दिव्यांग जन को ऑफर किया जाएगा टास्क ओरिएंटेड और जो प्रोसेस ड्रिवन जो रोल्स हैं इन द आईटी के अंतर्गत, एबीजीसी सेक्टर्स के अंतर्गत। इसके साथ ही जो हॉस्पिटैलिटी है, फूड एंड बेवरेज जो सेक्टर्स हैं उनके अंतर्गत उनको जो भी प्रोसेस ड्रिवन जो भी पोस्ट मिल सकती है उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको एम्पावर करने का प्रयास थर्ड कर्तव्य के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो भी हमारे जो मेंटल हेल्थ है और जो ट्रामा केयर इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो गवर्नमेंट है सेटअप करेगी निमहंस 2 इन द नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत, और जो गवर्नमेंट है अपग्रेड करेगी जो भी नेशनल मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है इन रांची के अंतर्गत, और जो तेजपुर एज अ रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत उनको डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही हम फोकस किया जाएगा जो भी पूर्वोदय जो स्टेट हैं, यानी कि जो हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत, तो उन स्टेट को और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उनको एक तरीके से फोकस उसके अंतर्गत किया जाएगा। जैसे कि जो गवर्नमेंट है डेवलप करेगी इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, जो कि वेल कनेक्टेड नोड होगा दुर्गापुर से, और इसके अंतर्गत जो क्रिएशन किया जाएगा 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द 5 पूर्वोदय स्टेट्स के अंतर्गत। इसके साथ ही इसमें प्रोविजन किया जाएगा 4000 जो ई बसेस हैं उनको, और जो भी स्कीम है इसमें लॉन्च की जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन द अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम और मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें 16 फाइनेंस कमीशन की, तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराएगी 1.4 लाख करोड़ टू द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंतर्गत एज अ फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एज अ रिकमेंडेड बाय द 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंड किया गया है, तो उसके एवज में जो 1.4 लाख करोड़ इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टेट्स को। तो ये हमने बात की इसमें तीनों कर्तव्य के बारे में। इसके साथ ही जो पार्ट भी इसके अंतर्गत जो लॉन्च किया गया है उसके अंतर्गत टैक्सेशन इसके अंतर्गत बताया गया है। अगर हम बात करें इसमें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वह हमारा 11.2% रहेगा 2026-27 के बजट एस्टिमेट के अनुसार। इसके साथ ही अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो ये 6.9% रहेगा बजट 2026-27 के बजट एस्टिमेट के अनुसार। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो भी 4.3 इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स रहने वाला है 2026-27 के अंतर्गत। इसके ये हमने बात कर ली डायरेक्ट टैक्स के बारे में।
इसके साथ ही एक इसमें नया जो इनकम टैक्स लेकर आ रहे हैं, तो उस नए इनकम टैक्स के अंतर्गत जो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2025 का, तो ये अप्रैल 2026 के अंतर्गत इसको लाया जाएगा, यानी कि तब से वह इफेक्ट में आएगा। इसके साथ ही जो सिंप्लीफाइड जो इनकम टैक्स जो रूल्स होंगे और जो फॉर्म्स होंगे इसको नोटिफाई किया जाएगा, और जो फॉर्म्स जो इसके अंतर्गत रिडाइजाइन किए गए हैं फॉर द इजी कंप्लायंस फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। इसके साथ ही इसमें ईज ऑफ लिविंग की बात की गई है, जो भी इंटरेस्ट अवॉर्ड किए जाते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, उससे संबंधित जो ट्राइब्यूनल्स हैं और जो नेचुरल पर्संस को उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम द इनकम टैक्स, और किसी भी तरीके का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जो टीडीएस है ऑन दिस अकाउंट उनको एक तरीके से उससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही टीसीएस को इसके अंतर्गत रैशनलाइज किया गया है, और जो टीसीएस की जो रेट है उसमें सेल ऑफ ओवरसीज जो टूर पैकेज होते हैं उसको 2% कर दिया गया है, और क्योंकि एसबी जो रेट थी वह 2 से लगभग 20% तक ये लगती थी। इसके साथ ही जो रिड्यूस किया गया है टीसीएस रेट को टू द 2% फ्रॉम द करेंट 5%, जो भी एलआरएस जो रेमिटेंस प्राप्त होते हैं एजुकेशन और मेडिकल से संबंधित, तो उस पर भी टीसीएस को इसके अंतर्गत कम कर दिया गया है। इसके साथ ही जो टीडीएस जो प्रोविजंस हैं मैन पावर सप्लाई के लिए, जो कि बेनिफिट करते हैं लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए, तो उनको भी इसके अंतर्गत सिंप्लीफाइड करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही स्कीम फॉर द स्मॉल जो टैक्स पेयर्स हैं, जहां पर रूल बेस्ड जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं वो उसको इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा, और ऑब्टेन किया जाएगा लोअर और निल डिडक्शन सर्टिफिकेट इंस्टेड, जो भी इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस होंगे असेसर्स के वह इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन दिए जाते थे असेसर्स के माध्यम से, तो इसके अंतर्गत जो भी लोअर और निल डिडक्शन किया जाएगा उस सर्टिफिकेट के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें जो डायरेक्ट टैक्स की बात की गई है, तो एक सिंगल विंडो फाइलिंग सिस्टम भी बनाने का प्रयास किया जाएगा डिपॉजिटरीज के लिए फॉर्म 15G और 15H फॉर द टीडीएस ऑन डिविडेंड्स इंटरेस्ट के लिए इसके अंतर्गत एक सिंगल विंडो फाइलिंग सिस्टम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। साथ ही साथ एक्सटेंड किया जाएगा टाइम अवेलेबल फॉर रिवाइजिंग रिटर्न फ्रॉम द 31st दिसंबर टू द अप टू द 31st मार्च विथ पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस के साथ, यानी कि एक्सटेंडेड टाइम भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ जो टाइमलाइन होगी फॉर द फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, जो भी इसके अंतर्गत स्टैगर्ड उसको कर दिया गया है। और जो 10 फॉर द प्रॉपर्टी जो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं एनआरआई, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है रेसिडेंट बायर्स पेन वेस्ट चालान इसके अंतर्गत। इसके साथ ही 1 टाइम 6 मंथ जो फॉरेन एसेट जो डिस्क्लोजर स्कीम है फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, तो वे डिस्क्लोज कर सकते हैं उनकी ओवरसीज इनकम को और उनके एसेट्स को इसके अंतर्गत। तो ये एक जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इसके अंतर्गत फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ इसमें जो रैशनलाइज की गई है, जो भी इसके अंतर्गत पेनल्टीज हैं और जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको इसके अंतर्गत रैशनलाइज करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि आईटी असेसमेंट है और जो पेनल्टी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको प्रपोज किया गया है कि इंटीग्रेटेड किया जाए बाय वे ऑफ कॉमन ऑर्डर फॉर बोथ। इसके साथ ही जो टैक्स पेयर्स हैं अलाउ किया जाएगा, उनको अपडेट कर सकेंगे उनके रिटर्न को इवन आफ्टर द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो भी इसके अंतर्गत हो चुकी है। और इसके अंतर्गत जो भी लिटिगेशंस की जो प्रक्रिया काफी ज्यादा मतलब बाधित करने वाली होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसके साथ ही एडिशनल जो 10% टैक्स रेट होगा अबव द रेट जो भी एप्लीकेबल होती है उस रेलिवेंट ईयर के अंतर्गत, तो 10% ऊपर देकर उसके अंतर्गत वह एक तरीके से लिटिगेशन से बचा जा सकता है। इसके साथ ही जो पेनल्टी दी जाएगी फॉर मिस रिपोर्टिंग इनकम ऑल्सो, और इसके अंतर्गत एलिजिबल होगा फॉर द इम्यूनिटी विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स इसके अंतर्गत। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी जो इसके अंतर्गत रियायतें हैं
टैक्स पेयर्स को, और उसको एक तरीके से लिटिगेशन जो काफी ज्यादा बाधित करती है कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो ये चीजों से बचने के लिए इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही कॉपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो भी इसके अंतर्गत जो डिडक्शन जो कि अलाउ किया गया था प्राइमरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को, जो कि इंगेज होती हैं सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि इसके अंतर्गत रेज किए जाते हैं, और जो कि इसके अंतर्गत जो मेंबर्स हैं उनको वे ग्रो कर सकते हैं, और जो कैटल फीड की जो सप्लाई करते हैं कॉटन सीड्स, तो उनको एक तरीके से जो डिडक्शंस थे उनको जो पहले से दे रखे हैं वही इसके अंतर्गत बनाए रखे गए हैं। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको भी इसके अंतर्गत रियायत दी गई है। इसके साथ ही अलाउ किया गया है इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इनकम को एज अ डिडक्शन के रूप में अंडर द न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत, और एक तरीके से फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी अपने मेंबर्स को, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वे आगे ग्रो हो सकते हैं। इसके साथ ही जो एग्जेम्पशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर के लिए अलाउ किया गया है टू द डिविडेंड इनकम रिसीव्ड के लिए, जो कि एक तरीके से बाय नोटिफाइड नेशनल कोऑपरेटिव्स फेडरेशन के माध्यम से ये किया गया है। इनके माध्यम से जो भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है मेड इन कंपनीज, जो कि 31/1/2026 तक है फॉर द डिविडेंड के लिए, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा इसके मेंबर कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत। इसके साथ ही आईटी जो सेक्टर्स है इंडिया का एक ग्रोथ इंजन है, तो उसको भी इसके अंतर्गत रियायत दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो भी ग्लोबल बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इसमें अट्रैक्ट करने का प्रयास किया गया है, तो इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव भी इसके अंतर्गत लिए गए हैं। जैसे कि फॉरेन कंपनी है जो कि प्रोवाइड कराती है क्लाउड सर्विसेज टू द कस्टमर्स ग्लोबली, तो वह एक तरीके से जो डेटा सर्विस जो सेंटर है फ्रॉम इंडिया, तो वह एक तरीके से टैक्स हॉलिडे उनको दिया गया है 2047 तक। इसके साथ ही सेफ हार्बर बनाया गया है 15% कॉस्ट जो कि प्रोवाइड करेंगे अगर कंपनी प्रोवाइड कराती है डेटा सेंटर सर्विस को फ्रॉम इंडिया, और उसको एक रिलेटेड जो एंटिटी उससे प्रोवाइड कराती है, तो उसको एक तरीके से एग्जम्पशंस दिए गए हैं 15% की। इसके साथ ही जो सेफ हार्बर बनाया गया है जो भी नॉन रेजिडेंट हैं फॉर कंपोनेंट जो वेयर हाउसिंग है, और जो भी बॉन्डेड जो वेयर हाउसिंग है प्रॉफिट मार्जिन अगर उनका 2% होता है उनकी इनवॉइस वैल्यू को, तो उनको भी एक तरीके से सेफ हार्बर प्रोवाइड करवाया गया है। और जो रिजल्टेंट जो टैक्स है अबाउट 0.7% जो कि लोअर देन है कंपेटिंग जो भी जुरिसडिक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं, तो उससे इसको कम करने का प्रयास किया गया है। एग्जम्पशंस दिया गया है इनकम टैक्स फॉर द 5 ईयर के लिए जो कि प्रोवाइड कराते हैं कोई भी नॉन रेजिडेंट और जो भी प्रोवाइडेड कैपिटल गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उससे संबंधित टूलिंग है, और कोई भी एक तरीके से बॉन्डेड जोन के अंतर्गत ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको भी इसके अंतर्गत रियायत दी गई है। इसके साथ ही एग्जम्पशंस दिया गया है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पर टू ऑल जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो कि टैक्स पे करते हैं और प्रिजम्पशन बेसिस पर पे करते हैं, तो उनको इसके अंतर्गत एग्जम्पशंस प्रोवाइड कराई गई है। इसके साथ ही जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम जो कंप्यूटेशन है और जो डिस्क्लोजर जो स्टैंडर्ड्स हैं इन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, तो उसके लिए इसके अंतर्गत कमेटी बनाई गई है। इसमें एक सेपरेट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है जो कि आईसीडीएस, जो कि इसके अंतर्गत जो भी टैक्स ईयर 2027-28 के लिए रहेगी, तो उसको बनाने का काम इनको दिया गया है। इसके साथ ही जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ हार्बर रूल्स जो कि इसके अंतर्गत रैशनलाइज किए जाएंगे, तो ये इसके अंतर्गत कई सारी रियायतें इन टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत दी गई है। इसके साथ ही जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगर हम बात कर लें तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो टैरिफ सिंप्लीफिकेशन इसके अंतर्गत किया गया है, मैरिन लेदर और टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट हैं उसके अंतर्गत कई तरीके की रियायत इसके अंतर्गत दी गई है। इसके साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन एंड इसमें जो सिक्योरिटी है उनको भी इसके अंतर्गत रियायत प्रोवाइड करवाई गई है।
जो न्यूक्लियर पावर है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बेसिक जो इसमें कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस हैं ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर पावर के लिए, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल द ईयर ऑफ 2035 तक के लिए। यानी कि इसको जो एग्जेम्पशंस मिला था उसको ही इसके अंतर्गत आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, तो उसके लिए भी इसके अंतर्गत जो भी ड्यूटी होती है इंपोर्ट के ऊपर कैपिटल गुड्स, इसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, उसको भी इसके अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही साथ जो बायोगैस ब्लेंडेड जो सीएनजी है, उसकी एंटायर वैल्यू ऑफ जो बायोगैस है, जब भी इसको कैलकुलेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि पेबल है बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी पर, तो उसको भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है टैक्स स्ट्रक्चर से। साथ ही साथ जो सिविल और जो डिफेंस एविएशन है, तो बेसिक जो कस्टम ड्यूटी होती है कंपोनेंट्स और जो पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिविलियन ट्रेनिंग एंड अदर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको इसके अंतर्गत एग्जेम कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बेसिक इसमें जो कस्टम ड्यूटी होती है रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और जो भी इसके अंतर्गत ओवरहॉल जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत उनको भी इसके अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत भी कई सारी रियायतें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंतर्गत भी और जो हमारे स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसमें पहले से ही इसके अंतर्गत रियायतें दी जाती हैं और भी इसके अंतर्गत स्पेशल वन टाइम मेजर्स फैसिलिटेट करेगा सेल्स बाय द जो भी एलिजिबल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ऐसी जेट्स के अंतर्गत। डोमेस्टिक जो टैरिफ जो एरियाज हैं उसमें कंसेशनल रेट्स ऑफ ड्यूटी इसके अंतर्गत प्रपोज की गई है। साथ ही साथ जो क्वांटिटी ऑफ सेल्स है जो कि लिमिटेड करेगी प्री प्रिस्क्राइब जो प्रोपोर्शनल ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसके माध्यम से उनको इसके अंतर्गत रियायत दी गई है। ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो जो टैरिफ रेट है जो भी ऑल ड्यूटेबल जो गुड्स हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर द पर्सनल यूज, जो कि रिड्यूस कर दिया गया है 20% टू द 10%। इसके साथ ही जो बेसिक जो कस्टम ड्यूटीज है ऑन द 17 ड्रग्स मेडिसिन, उसको भी एग्जाम किया गया है। साथ ही साथ ड्यूटी फ्री जो पर्सनल इंपोर्ट है ड्रग्स मेडिसिन फूड फॉर द 7 मोर रेयर डिसीजेस के लिए, तो उसको भी इसके अंतर्गत एग्जाम किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये हमने बात कर ली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत जो भी रियायतें इसके अंतर्गत दी गई है। तो ये था हमारा सेशन बजट के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमने पूरा बजट को डिस्कस किया, उससे संबंधित इकोनॉमिक टर्म्स को इसके अंतर्गत डिस्कस किया, साथ ही साथ उससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वह जाने, और जो अभी बजट में जो भी रियायतें दी गई हैं टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत 3 कर्तव्य से हमने इसके अंतर्गत हम बजट को इसमें डिस्कस किया। तो ये था हमारा एडुकेबल आईएएस की प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस बारकोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए एडुकेबल आईएएस से। थैंक यू।